हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। सो लेट्स वॉच इट। आज की हमारी वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रोडक्शन एंड इट्स फंक्शन में सबसे पहले टॉपिक आएगा प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो प्रोडक्शन का मतलब होता है मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चर करने का मतलब डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करके एक वैल्यूएबल चीज़ बनाना, जो कि अपने रॉ मटेरियल से या जो उसका रॉ फॉर्म था उससे बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ बन गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि हमारे पास कॉटन है, उस कॉटन को किस तरीके से क्लॉथ में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन छोटा भी हो सकता है, छोटा प्रोसेस भी हो सकता है और बड़ा प्रोसेस भी हो सकता है। इन इकोनॉमिक्स अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। कई बार क्या होता है, किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट इनपुट्स की ज़रूरत होती है। उन इनपुट्स को इकट्ठा करके एक आउटपुट प्रोडक्ट बनाना, एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना इज़ नोन एज द प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी को क्रिएट करना इज़ नोन एज प्रोडक्शन। हेयर इनपुट मीन्स द रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा विच आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। जो रॉ फॉर्म होगी किसी भी चीज़ का वो मटेरियल माना जाता है, दैट इज़ रॉ मटेरियल। लेबर की ज़रूरत पड़ती है, जो पर्सन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट इज़ नोन एज लेबर। हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए हमें मनी की ज़रूरत होगी एंड दैट इज़ द कैपिटल। और हमें ज़रूरत पड़ती है लैंड की। लैंड मतलब किसी ऐसी जगह पे हम जहाँ पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। दीज आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड आउटपुट मीन्स द फाइनल प्रोडक्ट फॉर कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के लिए फाइनल प्रोडक्ट निकल कर आएगा। अब ये कंजम्पशन फाइनल कंज्यूमर के पास भी हो सकती है, या फिर प्रोडक्शन जो है वो कुछ छोटे से नट बोल्ट या किसी भी ऐसी चीज़ का हो सकता है जो किसी मशीनरी में लगनी हो एंड देन उस मशीनरी से कोई फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे किसी भी पर्पस के लिए यूज़ की जा सकती है, ईदर फॉर कंज्यूमर और फॉर प्रोड्यूसर। मतलब एक चीज़ को हमने प्रोड्यूस किया, फिर दोबारा से उसे प्रोडक्शन में लगा दिया गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, उन सबको ही हम प्रोडक्शन मानेंगे। प्रोडक्शन से यहाँ हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट जो है वो फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करता है। कंज्यूमर से पहले भी जो प्रोसेस होते हैं, अगर उसके अंदर भी किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, देन दैट इज़ प्रोडक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे वीट होती है, वीट से ब्रेड बनती है, हम सबको पता है। तो वीट जो हो गया दैट इज़ रॉ मटेरियल। अब उसको वीट को ब्रेड में बनाने के लिए जिन लोगों ने अपनी सर्विसेज दी होंगी दैट इज़ लेबर, जिस जगह पर बना होगा दैट इज़ लैंड, और जितना पैसा उसके अंदर लगा होगा दैट इज़ दी कैपिटल। तो वीट टू ब्रेड, वीट इज़ द रॉ मटेरियल एंड ब्रेड इज़ द आउटपुट। सिमिलरली वुड से फर्नीचर बनता है, देन वुड इज़ द इनपुट and furniture is the output, and the process in which the wood is converted into furniture is known as production. To acquire these inputs, firm need to pay for its prices which are known as cost of production. हमें रॉ मटेरियल एक्वायर किया, हमने लेबर एक्वायर की, हमने कैपिटल के लिए अरेंजमेंट किया या हमने लैंड के लिए अरेंजमेंट किया। दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ अगर हम अरेंज कर रहे हैं या उसको प्रोडक्शन में लगा रहे हैं तो उसकी पेमेंट हमें करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन हमने प्रोडक्शन मैनेजर रखा जो कि प्रोडक्शन देखेगा, तो उसको हमें सैलरी देनी होगी या वेजेस देनी होंगी, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल के लिए जो हम प्राइस पे करते हैं दैट इज़ द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। लेबर के लिए जो हम वेजेस पे करते हैं दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल के लिए इधर हम इंटरेस्ट पे करते हैं या फिर हम अपना ही पैसा लगा रहे हैं, देन दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
सिमिलरली लैंड के लिए हम रेंट पे करते हैं, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट्स हम एक्वायर करते हैं उनकी पेमेंट को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, और जो आउटपुट हम मार्केट में सेल आउट करेंगे दैट इज़ द रेवेन्यू। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है कि जो ये शो करता है, एक रिलेशनशिप शो करता है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट यूज्ड एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। मतलब कि कितने इनपुट्स के साथ हमने आउटपुट को मैन्युफैक्चर किया। फॉर एग्जांपल 2 kg हमने रॉ मटेरियल लिया, या लेबर कितनी लगी थी, या कैपिटल कितना लगा था, या कितनी रेंट हमें पे करना पड़ा फॉर दी फाइनल आउटपुट, और फिर उसके बाद हम आउटपुट की प्राइसिंग कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट कितने में बना है। किसी भी फर्म के लिए पहला जो बेसिक पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि हम कम जो हमारे इनपुट्स हैं उनसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करें, ताकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए और हम प्राइसेस को सेट करते वक्त अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकें। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ LKS। व्हाट इज L? L इज द लेबर, K इज द कैपिटल एंड S इज द लैंड। प्रोडक्शन फंक्शन में हम रॉ मटेरियल को अलग कर देते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आउटपुट। जितना हमने आउटपुट मैन्युफैक्चर करना है उसके कंपैरिजन में ही हमें इनपुट जो कि रॉ मटेरियल है वो लेना पड़ेगा। जो बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन है वो डिपेंड करता है अदर देन रॉ मटेरियल, दैट इज लेबर, कैपिटल एंड लैंड। अ प्रोडक्शन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर अ गिवन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी को नहीं लिया है। अब टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं कि हम किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन के लिए फर्दर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइसोक्वेंट। जस्ट लाइक इंडिफरेंस कर्व जो हमने पिछले वीडियोस में किया था, इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के लिए होता है जो डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली आइसोक्वेंट जो है वो प्रोड्यूसर्स के लिए होता है। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम इंडिफरेंस कर्व की तरह है। इंडिफरेंस कर्व जो था वो कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करता था, और जो आइसोक्वेंट है वो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कितना पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट है। बाय डेफिनेशन इफ वी गो, आइसोक्वेंट इज सिमिलर concept as that of indifference curve. It is just an alternative way of representing the production function. प्रोडक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आइसोक्वेंट्स का यूज़ करते हैं, एंड आइसोक्वेंट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल combination of two inputs that yield the same maximum possible level of output. हमने अभी पढ़ा था कि किसी भी फर्म का मेन जो मोटिव होता है दैट इज़ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम इनपुट्स लगा रहे हैं उससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन हो। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो 2 इनपुट्स को यूज़ कर रहा है, उन 2 इनपुट्स को यूज़ करके वो कितना मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता है, इस रिलेशनशिप को शो करने के लिए आइसोक्वेंट्स का यूज़ किया जा सकता है। आइसोक्वेंट में आइसोक्वेंट जो है वो पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट दिखाता है कि ये जो पूरा कर्व है दैट इज़ कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेकर 2 फैक्टर्स का हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं।
Each point on isoquant curve has same level of output, but different isoquant curve have different level of output as shown in the figure. In figure, the x-axis shows the factor 1 and y-axis shows the factor 2. Q1, Q2, Q3 is the isoquant curves which shows the different level of output. It means Q1 का प्रोडक्शन लेवल आउटपुट लेवल कम है, Q2 का ज़्यादा एंड Q3 का ज़्यादा। जैसे जैसे हम ज़ीरो से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। ईच पॉइंट ऑन दी सेम आइसोक्वेंट कर्व शोज दी सेम लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने x1 डैश क्वांटिटी ऑफ फैक्टर 1 एंड x2 डैश क्वांटिटी ऑफ x2 डबल डैश क्वांटिटी ऑफ फैक्टर 2 लिया है तो वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट होगा एज दैट ऑफ x2 डैश इज इक्वल टू x1 डबल डैश। तो सेम कर्व के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वेंट का नेगेटिव स्लोप है अप से डाउन, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। आउटपुट डिफरेंट है फॉर डिफरेंट आइसोक्वेंट्स, Q1, Q2, Q3 में लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो डिफरेंट है। आइसोक्वेंट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect each other at that point the level of output will be same, which is not possible because different isoquant curve shows different level of output. Isoquant curve does not touches the x-axis or y-axis because at that point the other factor will become 0, and for the isoquant theory it is assumed that a production is done by two factors, that is factor 1 and factor 2. अब हम प्रोडक्शन फंक्शन को समझेंगे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। टाइम पीरियड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मीन्स वेरी शॉर्ट टर्म, जिसके अंदर सिर्फ कुछ फैक्टर्स को ही हम वेरिएबल कर पाते हैं, कुछ मीन्स वन फैक्टर को वेरिएबल कर पाते हैं, और लॉन्ग रन में हम ऑल फैक्टर्स को वेरिएबल कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो पीरियड है वो डिफर कर सकता है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट टर्म कुछ और होता है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन कुछ और होगी। इसलिए शॉर्ट टर्म मीन्स इन विच अ प्रोड्यूसर कैन अरेंज ओनली वन फैक्टर more or less, then that is short run, and if the producer can arrange more factors variably then it is long run. तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या है? शॉर्ट टर्म में वन फैक्टर वेरिएबल होता है जबकि लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है बाय इंक्रीज इन दी वेरिएबल फैक्टर, और लॉन्ग रन में क्या है? प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है सारे फैक्टर्स को इंक्रीज करके। शॉर्ट रन में जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो उसे बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एंड लॉन्ग रन में जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करेंगे दैट इज रिटर्न टू स्केल। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्केट प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट को हम टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। टीपी इज द सम टोटल ऑफ फाइनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में गिवन आउट इनपुट कि हमारे इतने ही इनपुट्स हैं, चाहे वो लॉन्ग रन में हो चाहे शॉर्ट टर्म में हो, इतने इनपुट्स के साथ हम कितना फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज दी सम टोटल ऑफ फाइनल यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जो कि फाइनल यूनिट्स बनी हैं उनका सम टोटल प्रोड्यूस बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में गिवन लेवल ऑफ इनपुट से हमने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, दैट इज दी टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट जो है वो रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश करता है वेरिएबल फैक्टर से
कि जितना वेरिएबल फैक्टर्स हम लगाकर प्रोडक्शन करेंगे उसको रिप्रेजेंट करता है व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। अभी हमने पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म में एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सारे फिक्स होते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके टोटल प्रोडक्ट को निकाला जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुई है। व्हाट इज़ द एवरेज प्रोडक्ट? एवरेज प्रोडक्ट इज़ द एवरेज ऑफ टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्ट जितना भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट। AP is defined as the output per unit of variable input. AP is represented by total product divided by X। जो X क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुई है, अगर उसकी नंबर ऑफ यूनिट्स को हम डिवाइड कर दें टोटल प्रोडक्ट से, देन दैट इज़ द एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि एक इनपुट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आएगा, that is the marginal product. Marginal product of an input is defined as the change in output per unit of change in the input when all other factors remains the constant. It means कि change in output divided by change in input is represented as marginal product, कि total product में एक यूनिट के इंक्रीज होने से कितना चेंज आएगा, that is the marginal product. अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में जो प्रोडक्शन फंक्शन को स्टडी करने के लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट सेज दैट इफ वी कीप इंक्रीजिंग द वेरिएबल इनपुट विद अदर इनपुट्स रिमेन्स द फिक्स, eventually a point will be reached after which the resulting addition to output, that is the marginal product of that input, will start falling. It means हमने अभी पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म में एक प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल होता है एंड ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स द फिक्स। शॉर्ट टर्म में प्रोड्यूसर जो है वो वेरिएबल प्रोडक्ट को इंक्रीज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। लॉ के लिए एजम्पशंस का होना जरूरी है। एजम्पशंस क्या है इस लॉ की? एक कॉम्बिनेशन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हमने टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया, जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उसके ऊपर हम आगे भी बढ़ेंगे। बट सम इनपुट रिमेन्स द फिक्स एंड ओनली वन हम इनपुट इज वेरिएबल। द लॉ इज बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि इसके बाद आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकता जब तक कि फिक्स वेरिएबल फैक्टर है नहीं किया इंक्रीज या डिक्रीज करके अगर हम वेरिएबल इनपुट को और ज्यादा इंक्रीज करते हैं इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड पर यानी कि फॉल होने लगता है। इसे हम आगे कर्व और शेड्यूल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम इसके अजम्पशंस को देखते हैं। किसी भी लॉ के लिए अजम्पशंस होना अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए पहले शेड्यूल देखते हैं। शेड्यूल में हमने लिया है, फर्स्ट कॉलम में है फिक्स फैक्टर, सेकंड में वेरिएबल फैक्टर, थर्ड में टोटल प्रोडक्ट, देन मार्जिनल प्रोडक्ट, देन एवरेज प्रोडक्ट एंड देन रिमार्क।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे लॉ की अजम्पशन ये थी कि हमारा एक फैक्टर वेरिएबल है और बाकी सारे फिक्स हैं। तो फिक्स फैक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 यूनिट से कि 1 यूनिट ही है हमारी फिक्स फैक्टर की। तो हमने सारे शेड्यूल में 1 लिया है। देन वेरिएबल फैक्टर लिया है हमने। वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करके हम अपने टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, इसीलिए हमने वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट को 1 2 3 4 5 6 7 8 के शो किया हुआ है। देन अब हम देखते हैं कि इस फिक्स और वेरिएबल के प्रपोर्शन से हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट को अगर हम देखें कि 1 यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर और 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करने से हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो 2 यूनिट्स का हुआ। जब फिक्स फैक्टर सेम रहे और वेरिएबल फैक्टर को हमने 1 यूनिट से और इंक्रीज किया तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो 5 हो गया। देन जब 3 हुआ वेरिएबल देन टोटल प्रोडक्ट 9, जब 4 हुआ तो 12, 5 पर 14, 6 पर 15, 7 पे 15। अब दैट पॉइंट इज नोन एज कि एक जगह ऐसी आ गई, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉम्बिनेशन, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद अगर वो सैचुरेशन लेवल आ जाता है तो उसके बाद वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये सैचुरेशन पॉइंट है कि अब उसका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स जो था वो अपना आउटपुट नहीं दे पाया, बिकॉज यहाँ पर फिक्स फैक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो सेम रहा, डेट इज़ 15 एंड 15। अब जब हमने 7 यूनिट से 8 यूनिट इंक्रीज किया वेरिएबल फैक्टर का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रोडक्शन तो देगा नहीं, उल्टा टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि वेरिएबल फैक्टर अपना पूरा प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा, उसमें डिसएडवांटेजेस हो जाती हैं कि से सपोज अगर लेबर हमारा वेरिएबल था तो लेबर में लड़ाई हो गई या वो प्रोडक्शन ढंग से नहीं कर पाए तो उसकी कुछ इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन जो है वो फॉल होना शुरू हो जाता है एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद, जैसा कि हमारा टोटल प्रोडक्ट के कॉलम से शो हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि एक वेरिएबल यूनिट के इंक्रीज होने पर टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंजेस आया, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो फर्स्ट यूनिट के लिए मार्जिनल प्रोडक्ट 2 ही रहेगा। देन अब जैसे 2 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर था तब हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है वो 5 हुआ, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा 5 माइनस 2, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट के कॉलम में 5 माइनस 2 इज 3। नेक्स्ट के लिए क्या होगा 9 माइनस 5 4, 12 माइनस 9 3, 14 माइनस 12 इज 2, 15 माइनस 14 1, 15 माइनस 15 0 एंड 14 माइनस 15 इज -1। ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। अब आगे आ गया हमारा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है टोटल प्रोडक्ट का एवरेज, दैट इज दी 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। टोटल प्रोडक्ट की 2 यूनिट्स और वेरिएबल फैक्टर की 1 यूनिट को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल आएगा एवरेज प्रोडक्ट। 2 डिवाइड बाय 1 इज 2, 5 डिवाइड बाय 2 इज 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, 12 डिवाइड बाय 4 इज 3, 14 डिवाइड बाय 5 इज 2.8, 15 divided by 6 is 2.5, 15 divided by 7 is 2.14 and 14 divided by 8 is 1.75। अब जो ये शेड्यूल आपको नज़र आ रहा है इसमें 3 कलर्स में हमने शो किया है 3 स्टेजेस को, जो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की होती हैं। इन दी फर्स्ट 2 यूनिट्स अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। इंक्रीजिंग ट्रेंड का मतलब जैसे फर्स्ट यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पे मार्जिनल प्रोडक्ट 2 था, सेकेंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 2 से बढ़कर 3 हो गया। 3 यूनिट्स के लिए भी वो 4 हुआ, बट उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो जो ये फर्स्ट 2 यूनिट्स हैं, फर्स्ट 2 जो रोज हैं, ये हमारे इंक्रीजिंग ट्रेंड को शो करती हैं, दैट इज द स्टेज 1। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है जहाँ पर वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज करने पर टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज पे क्या हुआ, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 3 to 4 तो हुआ, बट एवरेज प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पे आ गया, दैट इज
3 यूनिट पे भी एवरेज प्रोडक्ट 3 है एंड 4 यूनिट पे भी एवरेज प्रोडक्ट 3 है। मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे चला गया कि पहले 3 यूनिट्स पे वो 4 यूनिट्स था और वेरिएबल फैक्टर के 4 यूनिट पे वो 3 हो गया। तो ये स्टेज जो कहलाती है दैट इज द स्टेज 2, दैट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन। मैक्सिमम प्रोडक्शन मीन्स वेरिएबल फैक्टर अपने मैक्सिमम प्रपोर्शन पे है जहाँ पे हम टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। इन दी सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ द शेड्यूल कि जब हमारा वेरिएबल फैक्टर 5 यूनिट्स हो गया तब हमारा एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है और टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचकर यानी 15 पर पहुंचकर डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जाने लग गया। तो ये जो स्टेज है ये स्टेज 3 है, दैट इज डिक्रीजिंग ट्रेंड। इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसके डायग्राम के थ्रू। अगर हम इसके डायग्राम में देखें तो एक्स एक्सिस पे वेरिएबल फैक्टर और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन को शो किया गया है। रेड लाइनिंग जो है ये है टोटल प्रोडक्ट की। टोटल प्रोडक्ट मीन्स जब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करने से हमारे प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस आया, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट जो है वो पहले अपवर्ड ट्रेंड पे जा रहा है यानी इंक्रीज हो रहा है, देन वो 6 से 7 यूनिट के बीच में वो मैक्सिमम पे पहुंच गया और 6 से 7 यूनिट के बाद वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हुआ। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पहले अपने मैक्सिमम पे गया। जहाँ तक मार्जिनल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे गया था वहाँ तक टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पर इंक्रीज हो रहा था। देन मार्जिनल प्रोडक्ट 3 यूनिट के बाद डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जाने लगा। जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड पे जा रहा है वहाँ पे टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो हो रहा है बट ऑन डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब कि उतना आउटपुट नहीं मिल रहा जितना कि पहले 3 यूनिट्स में मिल रहा था। देन एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया, दैट इज ऑन पॉइंट 7, दैट इज ऑन यूनिट 7 यूनिट के ऊपर टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम पर है, इसीलिए मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो गया। देन आफ्टर 7 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग एज शोन बाय द टोटल प्रोडक्ट कर्व। टोटल प्रोडक्ट कर्व जब नेगेटिव होना शुरू हुआ तो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर जाने लगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया एज शोन बाय द ब्लू कर्व। इसी तरीके से एवरेज प्रोडक्ट जो है पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड पे था टिल यूनिट 4, उसके बाद वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचकर डिक्रीजिंग ट्रेंड पर आ गया क्योंकि टोटल प्रोडक्ट भी डिक्रीजिंग ट्रेंड पे चल रहा है। एवरेज प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे चलता रहेगा लेकिन कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि एवरेज प्रोडक्ट का 0 होने का मतलब है टोटल प्रोडक्ट का 0 हो जाना, विच इज नॉट पॉसिबल। इसको हम दूसरे कर्व से शो करते हैं। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू शो करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम है उसमें हमने दिखाया कि लेबर जो है वो वेरिएबल फैक्टर है और वाई एक्सिस के ऊपर हमने टोटल प्रोडक्ट को शो किया है। और ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है। जब तक एफ पॉइंट तक टिल पॉइंट एफ यानी 0 से एफ तक स्टेज 1 है क्योंकि टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बाद वो एक कांस्टेंट पोजीशन की तरफ बढ़ने लगा, दैट इज द सेकेंड स्टेज। उसके बाद वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पे हो गया आफ्टर पॉइंट एच, दैट इज द थर्ड स्टेज। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेज में सेकेंड फिगर में मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज होने शुरू हुए, लेकिन फर्स्ट स्टेज में ही एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया और डिक्रीज होना शुरू हो गया, जहां पर उसने एपी को एस पॉइंट के ऊपर कट भी किया, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो सेम हो गए, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 2। जिस पॉइंट के ऊपर एमपी और एपी एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं,
दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 2। उसके बाद एपी एंड एमपी जो है वो बोथ फॉल होने शुरू हुए, लेकिन एमपी जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे फॉल हो रहा है और वो तब तक फॉल होता जाएगा जब तक कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंच जाता। टोटल प्रोडक्ट अपने मैक्सिमम पे एच पॉइंट पर हुआ तो एमपी जो है वहां पर 0 हो गया एज शोन बाय द पॉइंट एम। एट दैट पॉइंट एपी इज स्टिल फॉलिंग। एपी फॉल ही होता रहेगा लेकिन वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। थर्ड स्टेज में जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है तब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो गया और एपी अभी भी फॉल हो रहा है। अगर हम इसे समराइज करें तो टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या रिलेशनशिप है कि जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तब टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हुआ तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा था डिमिनिशिंग रेट से। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो गया देन टोटल प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव देन टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस। Similarly, the relationship between APs and MP is when AP increases। जब AP increase हो रहा है MP भी increase हो रहा है but MP is greater than AP। When AP decreases, जब AP decrease हो रहा है तो MP is less than AP। And when average product is at maximum, जब वो अपने maximum पे था then AP is equal to MP as shown in the figure। अब हम रिटर्न टू फैक्टर्स को लॉ ऑफ वेरिएबल की 3 स्टेजेस के थ्रू समझते हैं कि इसकी 3 स्टेजेस है, इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न एंड नेगेटिव रिटर्न। फर्स्ट स्टेज जो है वो 0 यानी कि ओरिजिन से पॉइंट S या F, फर्स्ट फिगर में हमें F से शो किया है एंड सेकेंड फिगर में हमने S से शो किया है, तब तक है जहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करने से, जबकि फिक्स फैक्टर्स फिक्स है, तब तक हम अपने टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज देन फिक्स फैक्टर इज मोर इफेक्टिवली एंड इंटेंसिवली यूज। हो सकता है कि जिस फिक्स फैक्टर, किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए एक वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन जो होती है वो ऑप्टिमम होनी ज़रूरी है। जब हमने प्रोडक्शन शुरू किया और वेरिएबल फैक्टर सिर्फ हमने कम रखे तब फिक्स फैक्टर्स का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था और इसीलिए जब हम वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट्स को इंक्रीज करने लगे तो फिक्स फैक्टर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होने लगा और टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे इंक्रीज होने लगा। तो जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रिटर्न पे इंक्रीज होता है देन दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिटर्न टू फैक्टर्स और द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। सेकेंड जो सिचुएशन है वो कब होती है? जब हमारे फिक्स फैक्टर्स जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो गए, अब इससे फर्दर वो इंक्रीज नहीं कर पाएंगे ड्यू टू इंक्रीज इन दी वेरिएबल फैक्टर। इसीलिए टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज तो हो रहा है बट ऑन डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब उतना आउटपुट नहीं मिल रहा जितना कि हमें फर्स्ट स्टेज में मिला था। ये सिचुएशन जो है वो S या F से M और H तक जाएगी, दैट इज दी सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होगा कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। इट मीन्स जो फिक्स फैक्टर्स हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो चुके, अब उनके अंदर और एफिशिएंसी नहीं है कि वो आउटपुट को इंक्रीज कर सके। इसके अलावा क्या होगा कि जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो फिक्स फैक्टर्स का डेप्रिसिएशन या उसका वियर एंड टीयर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स अब अपनी एडवांटेजेस नहीं दे रहे, डिसएडवांटेजेस उन्होंने देनी शुरू कर दी। उससे टोटल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि उसकी कॉस्ट हमें इनकर हो रही है, जिससे हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है। मे बी मशीन में ब्रेक डाउन आ जाए या कुछ भी पॉसिबल है। सो इस वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाता है। इसे हमने शो किया है
एच के बाद वाली सिचुएशन, या फिर हम ये बोलें कि एम के बाद वाली जो स्टेज है दैट इज द स्टेज 3। That's all for today. We will meet again with the next topic.